कल तो पढ़ाने का मौका लगा नहीं। कल दशहरा है ना। हाँ तो रावण तो बाद शाम को रात को दहन होगा। यहाँ इधर इस पे है। हाँ जो भी कुछ करते हो, करते तो कुछ ना कुछ जरूरी है। रहने दो कोई नहीं। बिट्टू रहने दो। भीड़ भड़ाके में मेरी किताब भी पता नहीं कहाँ मिस हो गई। लेके तो मैं ही गया, मैंने कहीं रख दी, मैं भूल गया। अरे वाह यार, तूने तो दिल जीत लिया भाई। मैं मतलब लेके भी नहीं गया। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस तैयारी का यही आनंद है, सारे त्योहार तुम्हारे ऐसे ही मनेंगे। त्योहार तो पैसे वालों के ही है भाई। नहीं तो फिलहाल तो तुम व्रत लेके अपना, तो वैसे ही अपना आस्था रखो प्रभु में। व्रत ले लो और खाना खा लो, यही है बस। हैं? चलो चलो बढ़िया बात है। सर्किट ब्रेकर पढ़ रहे थे हम लोग। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी, आ जाओ आगे से। शाम को भी सेशन रखेंगे आप लोगों का आज। भाई घर परिवार में सब ठीक है? अब तो फिट हो गया तो सेहत वेहत बढ़िया। ये किसने, घर वालों ने जाते यही कहा गया घर में एंट्री तभी होगी, पहले दाढ़ी वाड़ी बनवा ले अपनी। अब वो तो हैं? नहीं स्लो नहीं आ रही, मैं ही स्लो बोल रहा हूँ यार। आज आवाज ही नहीं निकल रही भाई। आवाज सही है क्या, एक बार रेवतिया चेक करना बेटा। आवाज सही है? सही है, चलिए जी। नहीं नहीं, मैं धीरे थोड़ा सा वैसे ही बोल रहा, आज आवाज वैसे ही नहीं निकल रही। बच्चों ने ऐसा बर्थडे बना दिया। हाँ। अरे किससे सुरक्षा प्रदान करता है ये सर्किट ब्रेकर? शॉर्ट सर्किट से किसके साथ मिलकर सुरक्षा देता है? रिले के साथ मिलकर। रिले और ये एक ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणाली को बताते हैं, और ये मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों हो सकता है। नहीं नहीं, कंप्यूटर क्लास आज होगी, बिल्कुल होगी भाई।
चलो जी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बेटा। हमने सर्किट ब्रेकर में आर्क को इंटरप्ट करने का जो मेथड है वो सीखा है। आर्क को इंटरप्ट करने का जो मेथड है वो सीखा था लास्ट में, जिसमें बेटा हमने एक लो रेजिस्टेंस मेथड पढ़ा है जो कि हमारा एसी में इस्तेमाल किया जाता है, और एक हमारा हाई रेजिस्टेंस मेथड है जो कि हमारा डीसी व लो वैल्यू एसी में इस्तेमाल किया जाएगा। यही था। सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट पोल लगे होते हैं, एक फिक्स पोल रहता है और एक इसमें वेरिएबल या मूवेबल पोल होता है। जब कोई फॉल्ट होता है तो जैसे ही ये सेपरेट करते हैं, अलग होते हैं, तो उस दौरान कांटेक्ट के क्रॉस में ये जो गैप होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आग लग जाती है, आर्क हो जाती है। इसी को कहा जाता है फील्ड एमिशन प्रोसेस। याद हो गया इतनी चीजें? अच्छा जी, देखिए ये याद रखिएगा, एक परिभाषा होती है बेटा आर्क वोल्टेज। एक परिभाषा है आर्क वोल्टेज। जो आर्क वोल्टेज होती है नाम से ही पता चल रहा है, ये वो वोल्टेज होती है, ये सिस्टम के क्रॉस वो वोल्टेज होती है जब हम पोल को अलग करते हैं और आग या आर्क इनिशिएट हो रही होती है, आग लग रही होती है। तो आर्क वोल्टेज और आर्क करंट दोनों समान या कहें सेम फेज में ही रहते हैं। एक हम लोग कहेंगे आर्क रिस्ट्राइक और एक पढ़ाएंगे रिकवरी। ये तीन प्रकार की वोल्टेज है जो कि बहुत जरूरी है, और इनकी खासकर छोटी छोटी परिभाषा ये बड़ी जरूरी है सर्किट ब्रेकर में बेटा। फिर रेटिंग बड़ी खास है। कौन सी रेटिंग है? जैसे मेकिंग, ब्रेकिंग, ये बड़े जरूरी है कि इन्हें हम किस में नापते हैं, क्या संबंध होता है। फिर थ्योरी वाला इसमें एक पार्ट ये होता है वैसे तो कई प्रकार के अभी सर्किट ब्रेकर आएंगे, जैसे ELCB, RCCB, ये सब आ जाएगा, लेकिन मैंने इस सेक्शन में सिर्फ रखा है एयर ब्रेक को, एयर ब्लास्ट को, वैक्यूम को, ऑयल को और SF6 को। और इनमें वैसे डिटेल में पढ़ने लग जाए तो बनाइए, बनावट को देखिए, फिर थ्योरी लिखिए, इतनी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पेपर में ये पूछता जरूर है यहाँ से, और एक सवाल भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा प्रणाली बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस रेटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। तो चलिए जी, यहाँ यह है आर्क के दौरान सिस्टम में वोल्टेज होती है। इसे बच्चा गलत नहीं करता, ये सही रहता है, क्योंकि उसे पता आर्क वोल्टेज है भाई, आर्क के दौरान रहेगी सिस्टम में, तो ये तुक्का भी लगाएगा पढ़ के तब भी फिट बैठ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखेगा बेटा, आर्क वोल्टेज व आर्क करंट सदैव समान फेज में रहते हैं। इसे लिखिएगा बेटा इंपॉर्टेंट में। फिर एक वोल्टेज आती है रिस्ट्राइक वोल्टेज।
एक आती है बेटा रिस्ट्राइक वोल्टेज। देखिए रिस्ट्राइक वोल्टेज बेटा हम किसे नाम देंगे? जब भी कभी करंट जीरो से पास होगा, क्योंकि होता यह है, मैं आर्क करंट की नहीं अभी मैं बात कर रहा हूं, कभी भी बेटा कोई फॉल्ट होता है, मान लीजिए ये करंट है, देखिए ये करंट यहां से जाते हुए बेटा जीरो से पास होता है, ये क्या है? धारा है। सिस्टम में जो वोल्टेज बनी हुई थी ये अपना ये चल रही थी, ये जो फॉल्ट हुआ ये वो वाला करंट है। तो जब भी कभी ये धारा शून्य से पास होती है उस दौरान सिस्टम में एक ऐसी वोल्टेज दिखाई देती है जिसे कहा जाता है रिस्ट्राइक वोल्टेज। और ये रिस्ट्राइक वोल्टेज ऐसे रहती है कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू लो वैल्यू एकदम प्राप्त करने की कोशिश करती है बेटा। जो रिस्ट्राइक ये खतरनाक है क्योंकि इसने बहुत कम समय में बहुत हाई वैल्यू को अचीव करने की ट्राई किया है और फिर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो इसके डेफिनेशन बड़े जरूरी है। जब भी धारा शून्य से पास हो रही है उस समय सिस्टम में जो ट्रांजिएंट वोल्टेज का मतलब है समय के साथ में फ्लक्चुएट होना, वो कहलाती है रिस्ट्राइक वोल्टेज, और ये बड़ी खतरनाक है। तो हम लोग कहेंगे कि जब धारा, अरे याद रहेगा जी, जब धारा, बस इसमें नॉर्मल आपको कहेगा कि रिस्ट्राइक वोल्टेज से आप समझते हैं। एक बात बता दो, प्रीवियस ईयर में बेटा ऐसे सवाल देखे गए हैं जिनका ऑप्शन 2-2 3-3 लाइन के लिखे गए हैं, आए हैं ऐसे। तो जब धारा शून्य से पास होती है, आप तो बोलने में बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है, जब धारा शून्य से पास होती है तो उस समय वोल्टेज को रिस्ट्राइक वोल्टेज कहा जाता है। उस समय वोल्टेज को रिस्ट्राइक वोल्टेज कहते हैं। क्या कहेंगे? जब धारा शून्य से पास हो रही है तो उस समय वोल्टेज को रिस्ट्राइक वोल्टेज कहेंगे। डायग्राम आ जाए तो और बढ़िया, डायग्राम दिखा कर ये शून्य करंट हो और उस समय ये वोल्टेज पूछ ले कि ये पॉइंट ए क्या दर्शाता है। आप कहते हैं रिस्ट्राइक वोल्टेज है, लेकिन डायग्राम नहीं पूछेगा, वो पूछता है। देखो जी इसका सूत्र लिखेंगे बेटा, ये फिक्स पोल है, ये फिक्स पोल है और ये मूवेबल पोल है। फिक्स पोल, मूवेबल पोल है। यही तो रिस्ट्राइक वोल्टेज है। क्या बात, सुमित नहीं आया भाई आज? देखिए बेटा,
आपको याद है कि जब दो कांटेक्ट या दो कंडक्टर किसी इंसुलेटर मटेरियल से अलग होते हैं तो कैपेसिटर बनता है। तो ये दो कांटेक्ट है, या कैपेसिटर बनता हुआ दिखेगा। कैपेसिटर, जो भी लाइन होती है उस लाइन का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी हुआ करता है। ठीक है जी। अब बेटा जो ये आर्क लगेगी इसके बीच में इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होएगा। कांटेक्ट के बीच में ही तो है जो आर्क लग रही है। जो रिस्ट्राइक वोल्टेज आती है जनरली ये आती है बेटा एल और सी के कारण। तो यहां लिखेंगे यह रिस्ट्राइक वोल्टेज एल व सी के कारण आती है। कल आप लोगों के नोट्स भी चेक होंगे, याद रखना भाई। कल नोट्स वोट्स बना रहे होंगे ना, तो कल अपनी मेहनत साथ लेके आना अपने। हैं? हाँ, मेहनत साथ लेके आना कल सब अपने, क्योंकि कल हम ये सर्किट ब्रेकर करके हम 10 चैप्टर को अपने पूरा कर। तो 10 के पहले नोट्स बढ़िया तरीके से अपना नहीं है क्या? हाँ बस आना। तो देखिए जी, रिस्ट्राइक वोल्टेज का जो सूत्र है ऑब्जेक्टिव है 4-5। रिस्ट्राइक वोल्टेज वी आर। अब भैया रिस्ट्राइक वोल्टेज किसके कारण आता है? एल और सी के। प्रतिरोध का कोई रोल नहीं है बेचारे में। वी आर बराबर में वी एम। अच्छा वी एम क्या होता है? ये मास्टर वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज पता है यार तुम्हें। तो वी एम 1 माइनस साइन टी अंडर रूट एल सी। और ये रिस्ट्राइक वोल्टेज आती है किलो वोल्ट में। अच्छा ये बताना, अगर बेटा शॉर्ट लाइन हो, बताना भाई बच्चों, अगर शॉर्ट लाइन हो तो शॉर्ट लाइन के लिए एल और सी का मान कम होता है। लंबाई पे निर्भर करता है ना। एल और सी का मान अगर कम हो, जरा यहां कम वैल्यू रख के देखिएगा। अरे सॉरी, ये कॉस में रहता है ना। एल और सी का मान जरा कम करिएगा। अगर कम करेंगे तो ये एंगल ज्यादा आएगा, कॉस में एंगल ज्यादा हो जाएगा। बेटा कॉस में एंगल ज्यादा होने का मतलब है कॉस में मान कम हो जाना। तो जो माइनस वाला हिस्सा है अगर वो कम होता है, जैसे बेटा ये 5 है और ये 2 है, अगर माइनस वाला हिस्सा कम है तो रिजल्ट ये, और कम है तो रिजल्ट और ज्यादा है। तो माइनस वाला हिस्सा जितना कम होता है उतना ही जो रिजल्ट होता है बेटा वो अधिक आया करता है। करेक्ट ना भाई? तो मुझे एक बात बताइएगा कि अगर एल व सी का मान कम हो बेटा, ऐसे देख लो, अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो टी बटे अंडर रूट एल व सी का जो मान होगा वो अधिक आएगा। तो समझने में दिक्कत है, अधिक आएगा ना, आप कम नंबर से बेटा डिवाइड करोगे। और बेटा अगर ये टी बटे एल सी का मान ऐसे ज्यादा बना, भाई कम से भाग दी मान ज्यादा बन गया, तो आपको ये पता है
कि जो कॉस है टी बटे अंडर रूट एल सी, बेटा इसका मान कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस में एंगल जैसे जैसे बढ़ता है वैल्यू गिरती हुई है ना। अब अगर कॉस में ये बेटा माइनस में ये वैल्यू बढ़ गई तो क्या आप ये कहेंगे कि स्ट्राइक वोल्टेज का मान तो बढ़ गया। एक लाइन का ऑब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल का नहीं, थ्योरी का ऑब्जेक्टिव है। अगर हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे बेटा, लंबी दूरी के लिए, तो एल और सी का मान अधिक होता है, तो इसके लिए कुल मिलाकर जो रिस्ट्राइक वोल्टेज है बेटा ये कम आती है, जो रिस्ट्राइक वोल्टेज है वो कम आती है। अगर मेरा सवाल आपसे ये है कि रिस्ट्राइक जो वोल्टेज है इसका मान किस किस पर निर्भर करता है, तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? एल और सी पर कर रहा है ना मुख्य रूप से। अच्छा जी, जो रिस्ट्राइक वोल्टेज है ये आरएमएस वैल्यू के हिसाब से है या पीक वैल्यू के हिसाब से? यस, पीएम बीएम दिया है ना बेटा, यही तो पीक वैल्यू है, अधिकतम मान यही तो है। अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जो रिस्ट्राइक वोल्टेज है वो छोटी दूरी की लाइन के लिए खतरनाक है या बड़ी के लिए? छोटी दूरी की लाइन के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा रिस्ट्राइक वोल्टेज का प्रभाव छोटी दूरी की लाइन में सबसे अधिक आएगा, बड़ी दूरी की जो लाइन बनेगी उनमें कम होगा। तो दिमाग में रखिएगा, रिस्ट्राइक वोल्टेज का मान छोटी दूरी की लाइन के लिए ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। रिस्ट्राइक वोल्टेज का मान छोटी दूरी की लाइन के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। और बेटा इसे लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ ये बिंदु मात्र। देखिए कोई न्यूमेरिकल की कोई संभावना नहीं, इतने बड़ा न्यूमेरिकल बिना कैलकुलेटर के करने में हालत खराब हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल करने की, सिर्फ फॉर्मूला देख लिया। बेटा किस में है, देखिए किलो वोल्ट में, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? मैक्सिमम मान के। किसके लिए खतरनाक है? कम दूरी की। इधर कल शाम को इधर परेड ग्राउंड की तरफ बहुत भीड़ होती है, बहुत बड़ा मेला लगता है, अभी भी चल रहा है। बहुत बड़ा रावण फूका जाता है भाई, दहन होता है इधर घंटाघर परेड ग्राउंड। शहर के बीचों बीच है ग्राउंड वो, लेकिन बहुत बड़ा ग्राउंड है। नहीं खाने की होती है, पैसे लेके जाना पड़ेगा लेकिन खाने की यहाँ थी मंदिर के पास भंडारे में, नहीं था ये? अच्छा लिख लिया भाई। आर एल, हाँ तो सिर्फ सी को छोड़ दो, आर को, आर तो है नहीं ना फॉर्मूले में, एल को ले लो। अरे यार अपोन में क्या है, अपोन में एल और सी दोनों है ना दोस्त। 100 ट्रांसमिशन लाइन के लिए सी को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मान शून्य थोड़ा ही होता है, लिखा रखा है बहुत कम होता है। तो बहुत कम मान से अगर आप डिवाइड करते हो, बहुत कम मान से अगर डिवाइड करते हो तो इसका जो मान है वो ज्यादा होगा भाई।
किसी नंबर को कम से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट है वो ज्यादा बनेगा, और अगर ये रिजल्ट एंगल है, कॉस में एंगल बढ़ता है, तो इसका मतलब है कॉस वाले का जो मान है वो गिर रहा है, और माइनस में कोई मान गिर रहा होता है तो जो रिजल्ट है वो बढ़ जाता है। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखाया, नहीं तो मैं सीधे ये लिखता है LOC का मान शॉर्ट के लिए कम है तो ये ज्यादा है। ये तो बीच में समझाने के लिए लिखा दिया तुम्हें। अच्छा, लिख लिया सबने? ये थी रिस्ट्राइक वोल्टेज। अब ये कहते हैं रिस्ट्राइक वोल्टेज के परिवर्तन की दर को, क्या लिखाया? रिस्ट्राइक वोल्टेज की परिवर्तन की दर को रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइक वोल्टेज कहते हैं। यानी कि रिस्ट्राइक वोल्टेज परिवर्तन की दर निकालनी है। सिर्फ क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा कि रिस्ट्राइक वोल्टेज का मान किस में नापते हैं या लेते हैं? आप कहेंगे पीक वैल्यू में। रिस्ट्राइक वोल्टेज का मान किस पर निर्भर करता है? आर पे नहीं करता। छोटी दूरी के लाइन के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। अब लिखेंगे जी, देखिए एक शब्द होता है ट्रिपल RV जो सर्किट ब्रेकर में लिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइक वोल्टेज। रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइक वोल्टेज, इसका मतलब है रिस्ट्राइक वोल्टेज के बढ़ने की दर। रिस्ट्राइक वोल्टेज के बढ़ने की दर। हमने लिखा है जी ट्रिपल RV, यानी कि रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइक वोल्टेज, वोल्टेज के बढ़ने की दर। देखिए जी, फॉर्मूला होता है बेटा ट्रिपल RV बराबर में VM अपॉन अंडर रूट LC साइन T बटे अंडर रूट LC। इसकी बस इकाई जरूरी है, इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। देखो सर्किट ब्रेकर के ओपन होने का जो समय है ना बेटा, ये माइक्रो सेकेंड में निर्धारित है। इसकी जो इकाई होती है वो होती है किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। अच्छा, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है ये? L और C के। अगर ये L और C नामक बीमारी नहीं होती तो आग लगने के बाद एक बार बुझ जाती, रिस्ट्राइक नहीं करती। इसका पता है क्या तात्पर्य है? आग लगी सर्किट ब्रेकर में, वो बेचारी बुझने की तरफ बढ़ी, कम होती चली गई, कम होती चली गई, कम होती चली गई, और अचानक से फिर से रीस्ट्राइक का मतलब है दोबारा से आग लगना। तो ये रीस्ट्राइक वोल्टेज ज्यादा खतरनाक है। नॉर्मल जो आग लग रही है वो उतनी खतरनाक नहीं है, ये जब दोबारा रिस्ट्राइक करते हैं ना तो ब्लास्ट जैसा होता है बेटा। तो यूनिट बड़ी जरूरी है, किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे रिकवरी वोल्टेज। साइन रहेगा तो पहले वाले का डिफरेंशिएट ही तो करके ये मिलता है हमें। रिकवरी वोल्टेज पहले वाले में कॉस है, इसमें आएगा साइन। देखो भाई रिकवरी वोल्टेज क्या है, आपने यही तो देखा था कि रिस्ट्राइक वोल्टेज थे ये। जितने पर ये करंट जीरो से पास हो रहा था,
तो रिकवरी वोल्टेज का तात्पर्य है कि आग वाग बुझने के बाद में जो फाइनल वोल्टेज हमें मिलती है ना, आर्क इंटरप्ट होने के बाद जो सिस्टम में फाइनल वोल्टेज मिलती है उसे रिकवरी वोल्टेज कहा जाता है। तो एक तो आग के दौरान, आर्क के दौरान वोल्टेज थी, तो हमने नाम दे दिया भाई ये तो आर्क वोल्टेज है। एक वोल्टेज वो थी जब सिस्टम में जो धारा थी वो शून्य से पास हो रहा था, देखो यहां से, तो भाई तब थी रिस्ट्राइक वोल्टेज। जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया। फॉल्ट क्लियर होने के बाद अब जो सिस्टम में नॉर्मल वोल्टेज हुई है वो कहलाती है रिकवरी वोल्टेज। तो इसे लिखेंगे कि फॉल्ट या आग के इंटरप्ट होने के बाद सिस्टम में जो फाइनल वोल्टेज आती है आर्क के इंटरप्ट होने के बाद जो फाइनल वोल्टेज सिस्टम में आती है वह रिकवरी वोल्टेज कहलाती है। वह रिकवरी वोल्टेज कहलाती है। आर्क के इंटरप्ट होने के बाद जो फाइनल वोल्टेज सिस्टम में आती है वह रिकवरी वोल्टेज कहलाती है। इन तीनों चीजों को जरा बेटा लिख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। तीनों चीजों में सिर्फ छोटे छोटे चीजें हैं। आर्क के दौरान जो वोल्टेज है वो आर्क वोल्टेज है। रिस्ट्राइक वोल्टेज, जब जो धारा है वो चूजों से बह रही है तो उस समय जो वोल्टेज है वो रिस्ट्राइक वोल्टेज है। रिस्ट्राइक वोल्टेज L/C के कारण आएगा, छोटी दूरी के लाइन के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है जी। ट्रिपल, हाँ ये तो आरएमएस में ही आएगा, ये तो नॉर्मल वोल्टेज है ना सिस्टम में, वो थी पीक में। तो ट्रिपल आरवी के बेटा फुल फॉर्म रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइक वोल्टेज, इसकी यूनिट किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। थोड़ा सा कष्ट देंगे, एक बार फॉर्मूला देख लेंगे, गलती से पेपर टफ बना और फॉर्मूला दे दिया, देखो न्यूमेरिकल तो इस पर कभी से कभी तक नहीं पूछेगा आपको, ये गारंटी है। फॉर्मूला दे दिया, पेपर बहुत मुश्किल है। अगर पेपर मॉडरेट है तो फॉर्मूले का भी मतलब नहीं, लेकिन अगर पेपर मॉडरेट थोड़ा सा मुश्किल की तरफ चला है तो फॉर्मूला देकर पूछा जा सकता है कि निम्न में से रिस्ट्राइक वोल्टेज क्या है। क्योंकि हमें 3 स्टेज में अपनी तैयारी को बांटकर चलना है समांतर में बेटा। एक बहुत आसान पेपर के लिए, तो बहुत आसान पेपर के लिए नॉर्मल सवाल पूछेगा सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है, जब आसान पेपर बनता है। सर्किट ब्रेकर के टाइप से संबंधित छोटे मोटे थ्योरेटिकली सवाल पूछ लेता है। तो ये हमारा बहुत इजी पेपर की तैयारी है। मॉडरेट यानी कि थोड़ा सा मुश्किल पेपर, जिसे आप ना आसान कह सकते हैं ना मुश्किल कह सकते हैं। तो मॉडरेट के लिए जरूरी है ये छोटे छोटे पॉइंट कि रिस्ट्राइक वोल्टेज को हम किस में नापते हैं या किस में देखते हैं, पीक में। जब हम टफ पेपर की तरफ चलते हैं तो टफ पेपर में ये फॉर्मूला, इससे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन आईटे वाले बच्चों के पास कुछ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल देने का मतलब है कम से कम 5 से 7 मिनट बर्बाद करना एक सवाल पे। ऐसा कुछ संभावना कभी हो ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा। देखो एक शब्द होता है बेटा जिसे कहा जाता है करंट चॉपिंग।
ये क्या है ना, ये सब सर्किट ब्रेकर की ही चीजें हैं, लेकिन आईटीआई की किताब में लिखता क्या है, एक डब्बा बना देगा तेल से भरा हुआ और बस एक पेज पे इसी के बारे में लिख दिया। सर्किट ब्रेकर में जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है वो तो आसान है। ये कुछ ऐसे शब्द है छोटे छोटे, जैसे रिस्ट्राइक वोल्टेज का नाम दिया हमने। अभी हम करंट चॉपिंग की बात करेंगे, फिर हम रेजिस्टेंस स्विचिंग की बात करेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की किताबों में मिसिंग है डाटा। देखो, करंट चॉपिंग एक नॉर्मल चीज ये है। अभी हम एसी में ज्यादातर सर्किट ब्रेकर तो हम एसी वाले ही है यूज कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम एसी है। आपको हम ये भी लिखाएंगे कि डीसी में बेटा सर्किट ब्रेकर महंगे आते हैं, और डीसी में सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करना बहुत कठिन होता है। अब लगाते हैं तो सर्किट ब्रेकर एसी और डीसी दोनों में है, लेकिन डीसी के सर्किट ब्रेकर महंगे होते हैं। अब इतना मुझे क्या देख रहे हो, लिख लो इस लाइन को यार। डीसी में सर्किट ब्रेकर महंगे होते हैं, डीसी में सुरक्षा प्रणाली डिजाइन करना कठिन होता है। करंट चॉपिंग देखिएगा ये कि क्या बीमारी है, करंट चॉपिंग। अच्छा, एसी में आग को इंटरप्ट करने का मतलब क्या था साहब? बुझाना। एसी में आपने क्या कहा, जब नेचुरल करंट 0 से पास होता। आप यही तो कह रहे हैं कि जब नेचुरल जो करंट है रियल में ये यहां 0 से पास होता है यार बच्चों, तो आग को इसी पॉइंट पर इंटरप्ट होना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि देखिए जी, हमने आग को बुझाने के लिए ज्यादा तामझाम कर दिए हों, अति कहा था जैसे पंखे वंखे ज्यादा लगा दिए हों। हमने कहा कि नहीं भाई, आग को तुरंत बुझाना है। कई बार हमें दिखता है कि तो एडवांटेज है, लेकिन होता डिसएडवांटेज ही है। जब धारा के 0 से पहुंचने से पहले ही आग इंटरप्ट होना शुरू हो जाए, क्या लिखा जी, जब धारा के 0 पहुंचने से पहले ही, यहां 0 होता लेकिन नहीं, इससे पहले हमने आग को इंटरप्ट करना शुरू कर दिया जी। ये आग इंटरप्ट का मतलब है एकदम 0 पर पहुंच जाएगा ये भाई, तो बड़ी दिक्कत होगी भाई। रियलिटी या नॉर्मल क्या था भाई, 0 पे जाने का इंतजार करना था। हमें लगा ये कि भाई यहाँ तो 0 से पहले कर दिया। 0 पे इसलिए कर रहे थे हम, अच्छी शर्त इसलिए थी क्योंकि 0 पर पहुंचकर बेटा जो कांटेक्ट के बीच में आवेश रहता है ना थोड़ा बहुत, उसे आसानी से समाप्त किया जा सकता था। लेकिन यहाँ कुछ आवेश है, ये निगेटिव होना पॉजिटिव होना ये तो सिर्फ दिशा बताता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो जब भी कभी आपको कहा जाए कि ये करंट चॉपिंग का आप मतलब समझते क्या है, तो आप कहेंगे कि देखिए जी, धारा के शून्य जाने से पहले आर्क का इंटरप्ट हो जाना ही करंट चॉपिंग कहलाता है। याद रहेगा क्या, करंट चॉपिंग कहलाता है। धारा के शून्य जाने से पहले आग का जो सर्किट ब्रेकर में आर्क लग रही है उसका इंटरप्ट हो जाना ही
करंट चॉपिंग कहलाता है जी। बस इतना ही लिखना है। फिर क्या है बेटा, करंट चॉपिंग को दूर करने के लिए, करंट चॉपिंग को दूर करने के लिए प्रतिरोध स्विचिंग यानी कि रेजिस्टेंस स्विचिंग करते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज करते हैं। क्या कह रहे हैं कि करंट चॉपिंग को दूर करने के लिए रेजिस्टेंस स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और R का जो मान लेंगे, रेजिस्टेंस जो लगाएंगे 0.5 अंडर रूट L बाई सी बेटा, ये इस पर न्यूमेरिकल बन जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा सवाल है बेटा, एक फॉर्मूला पर आधारित। ठीक है जी। क्या कहेंगे देखिए जी, करंट चॉपिंग से क्या समझते हो? धारा का शून्य पहुंचने से पहले ही वोल्ट इंटरप्ट हो जाना या आग का इंटरप्ट हो जाना, हम कहेंगे जी करंट चॉपिंग। इसे दूर करने के लिए रेजिस्टेंस स्विचिंग का इस्तेमाल करेंगे। R बराबर 0.5 अंडर रूट L बाई सी। लिख लिया भाई? फिर होता है देखिए जी, हम लोग EHV ट्रांसमिशन लाइन में ये लिखेंगे, करंट चॉपिंग के कारण, करंट चॉपिंग के कारण EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बेटा लाइन में स्विचिंग वोल्टेज उत्पन्न होती है। स्विचिंग वोल्टेज उत्पन्न होती है। स्विचिंग वोल्टेज का मतलब ये होता है जो एकदम से हाई लो हाई लो हाई लो होती रहती है, फ्लक्चुएट होती है। करंट चॉपिंग के कारण EHV लाइन में स्विचिंग वोल्टेज उत्पन्न होती है, जिससे सुरक्षा के लिए हम लैमिनेशन का चयन करते हैं, जिससे सुरक्षा के लिए हम लैमिनेशन यूज करते हैं। एक होता है बेटा ये लाइन, ठीक है भाई बच्चों। करंट चॉपिंग के कारण EHV लाइन में स्विचिंग वोल्टेज उत्पन्न होती है, जिससे सुरक्षा के लिए हम लैमिनेशन यूज करते हैं। बेटा सर्किट ब्रेकर में ये दो चीजें बहुत खास होती है। एक है ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जब कांटेक्ट ब्रेक हो रहे होते हैं, और मेकिंग का मतलब होता है जब कांटेक्ट को हम जोड़ते हैं, बनाते हैं। तो जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है ये बेटा दो क्वांटिटी के लिए होती है। जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है ये निर्धारित की जाती है धारा और पावर के लिए।
धारा और पावर के लिए, और बेटा धारा को हम लोग लेते हैं किलो एम्पियर में और पावर को बेटा हम लोग लिखते हैं MVA में, अपरेंट पावर। ऑब्जेक्टिव है सीधा सा, ब्रेकिंग कैपेसिटी जो भी ये निर्धारित होती है ये सदैव RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये हमेशा RMS मान को दर्शाती है। याद रहेगा, सीधा ऑब्जेक्टिव कि ब्रेकिंग कैपेसिटी किसमें लिखते हैं, मैक्सिमम में नहीं लिखते, RMS वैल्यू में लिखेंगे, सीधा सा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। एक होता है जी मेकिंग कैपेसिटी, एक होती है मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी वही धारा और पावर के लिए तो लिखी जाती है, धारा और शक्ति दोनों के लिए लिखी जाती है, लेकिन याद रखिए बेटा ये ली जाती है पीक वैल्यू में, मैक्सिमम मान में। यह सदैव पीक वैल्यू मैक्सिमम, पीक वैल्यू का मतलब क्या है बेटा, मैक्सिमम, पीक वैल्यू के अनुसार ली जाती है। कमाल का सूत्र है बेटा एक, मेकिंग कैपेसिटी बराबर में, देखो जी नाम से समझ रहे होंगे, ब्रेकिंग कांटेक्ट का ब्रेक होना, मेकिंग कांटेक्ट का जुड़ना, सर्किट जब बन रही है जब टूट रही है, जो मेकिंग कैपेसिटी है वो होती है 2.55 गुणा ब्रेकिंग कैपेसिटी। अरे याद रहेगा, खास है बेटा ये, मेकिंग कैपेसिटी बराबर में 2.55 ब्रेकिंग कैपेसिटी। पहले जरा इसको रिवाइज कर लो जितनी चीजें तुम्हें पढ़ाई है, ये सर्किट ब्रेकर के थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। ठीक है जी, हो गया भाई, लिख लिया। चलिए अब इनके वर्गीकरण की बात करते हैं। चले जी, देखिए जी, ये मैंने वैसे मोल्डेड केस वाला दिखाया है, लेकिन यहाँ पर हमारा उद्देश्य सिर्फ सर्किट ब्रेकर का एक फोटो लेना था। तो ये आप देख पा रहे हैं बेटा, ये बुशिंग लगाकर ये जो बने हुए हैं पूरा सर्किट ब्रेकर डिजाइन है। फिर से देख लो, शुरुआत से सर्किट ब्रेकर को समझ लीजिए कि सर्किट ब्रेकर क्या कर रहा है। सर्किट ब्रेकर फॉल्ट का सेंस नहीं करता, सर्किट ब्रेकर का काम होता है रिले के साथ मिलकर कार्य करना। बेटा सर्किट ब्रेकर और रिले मिलकर एक कंप्लीट सुरक्षा प्रणाली देते हैं पावर सिस्टम में। रिले का काम होता है, रिले हमने खत्म भी किया था, और रिले का काम होता है फॉल्ट को डिटेक्ट करना, सेंस करना, और उसके बाद सर्किट ब्रेकर को कमांड देना। तो सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देगा,
तो जब नॉर्मल से जैसे ही धारा का मान बढ़ता है तो रिले डिटेक्ट करती है कि नॉर्मल से मान ज्यादा हो गया। अब रिले की कॉइल होती है एनर्जाइज्ड, रिले के कांटेक्ट हो जाते हैं बंद, और रिले के कांटेक्ट बंद होते ही याद करिए जो ट्रिप सर्किट थी वो हो जाती है पूरी, और ट्रिप कॉइल हैंडल को यानी कि पोल को अपनी तरफ खींच लेती है। अच्छा जी, इसमें सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपसे मान लिया पूछा जाए कि रिले की कॉइल जनरली लगी होती है, तो रिले की कॉइल कनेक्ट होती है बेटा सीटी के द्वितीयक साइड पर, सेकेंडरी पर, चित्र बना रखा है आपके लिए। अब सर्किट ब्रेकर में हमने कहा जी आग जो लगती है, मैं सिंपल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बोल रहा हूं, सर्किट ब्रेकर में आग जो लगती है वो किस प्रिंसिपल या सिद्धांत के अनुसार लगती है? आप कहेंगे फील्ड एमिशन प्रोसेस। एक बार ये यूपीपीसीएल जेई में सवाल आया, जेई की बात कर रहा हूं मैं, जेई में सवाल आ गया जी कि आग को बुझाने के जो हाई रेजिस्टेंस मेथड है वो किस किस में लागू होता है। अब बच्चों ने जब तक पुरानी पढ़ेंगे तो कहेंगे जी डीसी में, एक ऑप्शन था डीसी व लो वैल्यू एसी में, दोनों में इस्तेमाल होता है। और लो रेजिस्टेंस मेथड कहाँ? एसी में होता है। अच्छा जी, फिर आपको ये सीखना है कि जब हम सर्किट ब्रेकर में आग लगने की बात कर रहे हैं तो आग लगी एक बार बुझ जाएगी, लेकिन उसके बाद आर्क रिस्ट्राइक करती है। आग रिस्ट्राइक करती है एल व सी के कारण। तो रिस्ट्राइक वोल्टेज का मतलब होता है कि वो वोल्टेज जब करंट शून्य से पास कर रहा है उस समय सिस्टम में जो वोल्टेज है वो कहलाती है बेटा रिस्ट्राइक वोल्टेज। रिस्ट्राइक वोल्टेज सदैव अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू में ली जाएगी। उसके बाद आता है ट्रिपल आरवी की फुल फॉर्म, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइक वोल्टेज। इससे पहले ये भी याद दिला दूं कि आपसे पूछा जाए कि रिस्ट्राइक वोल्टेज किसके लिए खतरनाक है? लंबी दूरी की लाइन के लिए शॉर्ट, तो याद रखिए बेटा शॉर्ट दूरी की लाइन के लिए खतरनाक है। आपसे पूछा गया कि आप रिकवरी वोल्टेज से क्या समझते हैं? आप कहेंगे फॉल्ट क्लियर होने के बाद जो भी नॉर्मल वोल्टेज है अब सिस्टम में वो रिकवरी वोल्टेज है। ओपन सर्किट काहे की बोलोगे? अब वो जब सिस्टम नॉर्मल हो गया ना उस समय की बात है, जब सिस्टम नॉर्मल हो गया रिकवरी वोल्टेज वो वोल्टेज है। अच्छा जी, उसके बाद आपसे नॉर्मल सवाल पूछेगा कि सर्किट ब्रेकर में ब्रेकिंग कैपेसिटी ली जाती है आरएमएस में, सर्किट ब्रेकर में मेकिंग कैपेसिटी ली जाती है पीक में। मैं कभी इसलिए कंफ्यूज नहीं होता इन चीजों में, देखो अपने दिमाग में मेरी छोटी छोटी हिंट्स है, अदरवाइज इतने सारे सब्जेक्ट इतनी सारी चीजें हैं मैं भूल जाऊंगा। तो मेरे पास हर एक पॉइंट का अपने दिमाग में छोटे छोटे हिंट्स है, जैसे मैं इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होता। और मैं तैयारी वालों को यही सिखाने का प्रयास भी करता हूं कि देखो कंटेंट बहुत है याद रखने का। जैसे बच्चा फॉर्म फैक्टर में ये कई बार उल्टा कर देता है कि फॉर्म को मैं आरएमएस को ऊपर रखे या एवरेज को, तो हम अपने दिमाग में एक छोटी सेटिंग लगा रखी है हमने, FORM, RM का मतलब आरएमएस, मतलब वो ऊपर है। इसी तरह से हमने यहां भी अपने दिमाग में एक सेट कर रखा, किससे शुरू है? M है ना, तो आवाज आती है RMS, तो हमारे दिमाग में ये सेट है। M से हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये है RM, RM मतलब RMS वैल्यू। तो हमारे दिमाग में अपना सेट है कि ये मेकिंग है, ये किस में आ गई थी? RMS में, इसका मतलब उल्टा है मामला। हम इसे हमेशा याद रखते हैं कि ये RM आ गया तो ये RMS में नहीं होगा, तो किसी में होगा किसी में नहीं होगा। तो हमने अपने दिमाग में छोटी छोटी ये चीजें सेट कर रखी कि इसमें M आ गया मतलब ये RMS में है ही नहीं, किस में है जी? पीक में है। तो हमेशा याद रखते हैं कि अधिक है भी। फिर दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा, देखिए सूत्र है ब्रेकिंग इनटू जे 2.55, यही तो है फॉर्मूला। अब इतना मूर्ख बच्चा हो नहीं सकता कि किसी नंबर में वो गुणा करे और उसके मान को घटा दे, ऐसा तो नहीं होगा भाई। 2.55 से गुणा होके ये मान ज्यादा ही तो आएगा, तो मान का ज्यादा आना मतलब पीक वैल्यू। तो हमेशा दिमाग में रखिए कि ये आरएमएस में ये है, पीक में ये है। इसी तरह जैसे सेमीकंडक्टर है, भूल जाते हैं तो बैग, बाप, इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें अपने दिमाग में हिंट्स बना के सेट रखो, कभी भूलोगे नहीं एग्जाम में।
अब देखिए कुछ हमारे पास में बेटा सर्किट ब्रेकर होते हैं, कुछ हमारे पास में सर्किट ब्रेकर है। तो हम लोगों ने देखे, जो आपको मैं चीजें सिखा के आया हूं ना, वो चीजें हमारी कुछ यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू है। हमने देखो क्या क्या चीजें, जो शुरुआत का हमने डायग्राम बनाया था उसका एनिमेटेड पिक्चर ये है। अरे दिख रहा है सीटी, एक मूविंग कॉन्टेक्ट आपको दिखा रखा है। ये देखो ये सप्लाई से है, इससे हमें डिस्कनेक्ट करना है। एक हमारा देखो ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, ये हमारा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है। ये देखो ना, ये हो तो रहा है इधर उधर स्लाइड, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये ना स्लाइड कर रहा है। हैंडल कई बार मैनुअली भी है, कई बार ऑटोमेटिक भी है। देखो सीटी हम क्या करें कि नॉर्मल से ज्यादा जैसे ही करंट होगा, नॉर्मल स्थिति में ये अपना नॉर्मली काम कर रहा है, नॉर्मल स्थिति में अपना नॉर्मली काम कर रहा है। सीटी लगा दिया, करंट ट्रांसफॉर्मर जैसे ही नॉर्मल से, देखो भी ये एरो एरो ही दिखाएगा, जैसे ही नॉर्मल से करंट ज्यादा होगा, तो नॉर्मल से करंट ज्यादा होता है, ये दिखा दी येलो, येलो का मतलब है ये एनर्जाइज्ड हो गई। येलो ग्रीन जैसे अपना ये वाली जो कॉइल है, ट्रिप कॉइल, वो एनर्जाइज्ड हो गई। एनर्जाइज्ड होते ही यहां पर ये क्या करेगी, इसे अपनी तरफ खींच लेगा। अरे वही तो व्यवस्था है, एनर्जाइज्ड होते ही, सर्किट पूरी होते ही इसको अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ जैसे ही बेटा खींचेगा तो ये कर देगा इसको ओपन। जैसे ही फॉल्ट क्लियर होगा तो इसको रिलीज कर देगा, अपना यहां ले जाएगा। अभी देखो ये नॉर्मल स्थिति है जब ये काम कर रहा है नॉर्मली। अभी फॉल्ट होगा, ये फॉल्ट होते ही देखो ये आ गया। फॉल्ट होने का मतलब है यहां पर एक करंट दिखाना। तो ये हमने एनिमेटेड के थ्रू है, ये ऐसे काम करता है बेटा ये सर्किट ब्रेकर। देखो हमने लिख भी दिया है इसमें, फिर भी जो आपको चीजें पढ़ाई है, क्या लिखा हम लोगों ने कि ए सर्किट ब्रेकर इज एन इक्विपमेंट। हमने इसलिए पहले आपको हिंदी में बताया क्योंकि हमने इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था। आइदर मैनुअली, क्या लिखा, मैनुअली भी है और ऑटोमेटिकली भी है, सब कंडीशन में है। एंड अंडर ऑल कंडीशन, नो लोड, फुल लोड और शॉर्ट सर्किट। फिर नेक्स्ट देखेंगे सर्किट ब्रेकर का वर्किंग बिहेवियर। जो आपको शुरुआत में जो डायग्राम दिखाया है, ये अलग अलग स्टेज है इसमें भी। अरे ये वाली देखो, ये करंट हो गया तो वो ऑन हो गया, उसको तुरंत ओपन कर देगा, पूरी ब्रेक कर देगा सर्किट को। नॉर्मल स्थिति में देखो ना, ये यहां बना हुआ है। अभी देखो नॉर्मल स्थिति में देखो ये बना हुआ है, ये ऑफ मोड है। ऑफ मोड का मतलब है लाइन प्रॉपर काम कर रही है यार। ऑन, सर्किट में ऑन होने का मतलब है फॉल्ट हो गया, अब सर्किट ब्रेकर ऑन होगा। तो ये कॉन्टेक्ट देखो, ये इधर जाएगा, ये कॉन्टेक्ट हट जाएगा, तो ये हो गया जी ओपन। उसके बाद में अभी ऑन मोड के बाद में ये देखो फिर से ना ऑफ मोड, ये है ऑफ मोड का मतलब है सर्किट ब्रेकर का ऑफ होने का मतलब है कोई फॉल्ट नहीं है। ये कॉन्टेक्ट यहां है, ऑन, फॉल्ट हो गया, सर्किट ब्रेकर को ऑन होना है, ये यहां पे, ये यहां से देखो कॉन्टेक्ट हटा देगा। ये होता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। जो कॉइल वगैरह हम दिखा रहे हैं ना, ये तो बांध रखी है हम लोगों ने, ये देखो ये रही। तो ये सर्किट ब्रेकर का वर्किंग बिहेवियर होता है, इस तरह से अपना काम करता है। ये हमारे पास में कुछ नॉर्मल फेमस सर्किट ब्रेकर है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट। देखिए एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में जो नॉर्मल एयर होती है उसको हम लोग एक कूलिंग मीडियम या आग को इंटरप्ट करने के लिए एक माध्यम इस्तेमाल करते हैं। एयर ब्लास्ट में हम फोर्सफुली एयर को इंसर्ट करते हैं, एयर को अंदर भेजते हैं। वैक्यूम, हम जहां आग लगती है हमें ये पता है, देखो अगर वैक्यूम हो, वैक्यूम का मतलब है ऑक्सीजन को निकाल देना, पूरा वैक्यूम बना देना। वैक्यूम में कभी आग नहीं लगती। तो हम कॉन्टेक्ट के अक्रॉस में जैसे फॉल्ट हो वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाए। लेकिन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का जो रिजल्ट है ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन यानी 11 kV से कम तक के लिए अच्छे रिजल्ट देता है, ट्रांसमिशन में नहीं देता ये। क्योंकि ट्रांसमिशन में बहुत हाई वैल्यू की वोल्टेज के लिए वैक्यूम क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा एरिया हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो कम वोल्टेज के लिए तो काम करेगा,
ऑयल सर्किट ब्रेकर है, फिर SF6 सर्किट ब्रेकर है। तो मेरा मेन पर्पज यहाँ पर SF6 सर्किट ब्रेकर को ये टारगेट करना है, क्योंकि आज की डेट में यही है जो फेमस है। ये यहाँ पर है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो देखो लिख भी दिया हमने, इट इज यूज फॉर शॉर्ट सर्किट एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी कि यह शॉर्ट सर्किट व ओवर करंट सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। कम वोल्टेज के लिए है 12 से 15 एम्पियर, बेटा जरूर लिख लेना, 800 से लेकर 10 किलो एम्पियर तक। तो यहां ये हम लोगों ने जो दिखाया है, ये यहां पर कॉन्टेक्ट अपना क्लोज्ड है। ये देखो जी, ये कॉन्टेक्ट हमारे क्लोज्ड है, वही अपने दो कॉन्टेक्ट है, एक हमारा फिक्स पोल, एक हमारा मूवेबल पोल। दोनों जब लाइन अपना नॉर्मल है, दोनों अपना बंद है, काम चल रहा है। तो यहां हम नॉर्मल जो हवा होते हैं उसे ही हम लोग आग को इंटरप्ट करने के लिए उपयोग करते हैं, इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे ही सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, सर्किट ब्रेकर का जो ये बना के रखते हैं ना लोग, जो जहां आर्क इंटरप्ट होती है, इसे कहा जाता है आर्क क्यूट। ये कई बार पेपर में फंस जाता है क्योंकि प्रैक्टिकली शब्द है। जैसे ही कोई फॉल्ट होगा तो ये कांटेक्ट अलग हो गया, तो इसमें जो आग का इंटरप्ट देखने को मिलेगा ना, ये वाला, ये आग लगेगी, तो ये होता है बेटा नेचुरल एयर से। तो हम लोगों ने दिखाया भी है कि देखो आर्क स्प्लिट एक हम लोगों ने बनाया नहीं था, एक मेथड, पोल स्प्लिट या स्प्लिट कर देना। तो स्प्लिट करने से जो प्रतिरोध है ये बढ़ जाता है, तो स्प्लिट करने से प्रतिरोध बढ़ेगा, तो भैया आग इंटरप्ट हो जाती है। तो ये हम लोगों के लिए अगर देखा जाए तो एक तो बेटा ये शब्द बड़ा जरूरी है, आर्क क्यूट। तो आप कहेंगे कि आर्क क्यूट का मतलब है एक ऐसा चैम्बर बनाना अलग से कि अगर सर्किट ब्रेकर में आग लगती है तो जो आर्क बुझाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी वो आर्क क्यूट में ही की जाएगी। ये शब्द प्रैक्टिकली शब्द है धरातल से। नॉर्मली एयर ब्लास्ट, एयर ब्रेक में भी हवा एक माध्यम है आग को इंटरप्ट करने का। इनके नाम इसी आधार पर चयन किए गए जिस चीज को आग को बुझाने में उपयोग में लाया गया है। हमने कहा एयर ब्रेक नॉर्मल एयर है, एयर ब्लास्ट हवा को फोर्सफुली लगाना, SF6 तो जैसे कांटेक्ट अलग होंगे यहां पर इसे SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उपयोग करना। फिर नेक्स्ट रहता है ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये नहीं देख रहे हो, हवा को फोर्सफुली ब्लास्ट करना। इसमें रेलवे इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें नहीं लिखा, अब लिखेंगे हम लोग इसे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में उपयोग में लाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में उपयोग में लाया जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को। इस्तेमाल तो ये बहुत अच्छी वोल्टेज के लिए किया जा सकता है 400 kV तक। फिर इस्तेमाल इसे करने का ये भी है, इसे ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है जहां रिपीटेड ऑपरेशन होते हो, ऑन ऑफ इस तरह के। इसे रिपीटेड ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। इसे रिपीटेड ऑपरेशन जो होता है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, इतना डीपली डाटा जाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए जी, इसमें रजिस्टर स्विचिंग इस्तेमाल करते हैं। और रजिस्टर स्विचिंग किसे दूर करने के लिए किया था? तो ये रहा जी, करंट चॉपिंग इसमें सबसे ज्यादा होता है। आपसे पूछ लिया करंट चॉपिंग किस में सबसे ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे एयर ब्लास्ट। इसे दूर करने के लिए रजिस्टर स्विचिंग तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में उपयोग करोगे जहां ऑन ऑफ बहुत ज्यादा करना और रिपीट हो रहे ऑपरेशन, ऐसी जगह
ज्यादा करेंगे। ये आप लोगों को बेटा ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको कुल मिलाकर है। हाँ तो अब सबसे ये करंट चॉपिंग है तो आवाज भी शोर शराबा सबसे ज्यादा इसी में है। एयर ब्रेक में तो बहुत कम है क्योंकि बेचारा कम वोल्टेज के लिए है, यही है 400 kV के लिए सबसे ज्यादा वोल्टेज। SF6 करता नहीं है तो एक एक नालायक यही बचा बेचारा है। लेकिन अपने सबके अपने महत्व रहे हैं। जैसे भाई जब SF6 नहीं था तो ये बढ़िया ऑप्शन था, अब वो तो इंसान की हमेशा फितरत रही भाई, थोड़ा सा कुछ अच्छा मिला तो जिसने पूरे वक्त में साथ दिया उसे भूल जाना, तो इंसानी फितरत रही। तो जब SF6 नहीं मिला तो इसने बेचारे ने बहुत सपोर्ट किया। अब लोगों ने इसे हीन भावना से देखना शुरू कर दिया, SF6 को हीरो बना लिया। तो नेचुरल फिनोमिना है, ये करने की जरूरत नहीं। ये एक्चुअली हमारे हवा को अंदर भेजने के तरीके हैं बेटा, ये आपको समझने की जरूरत नहीं, ये जेई वालों के लिए होता है। तो अपना ये दिमाग में रखें कि यहां पर जो एयर है उसे नॉर्मल नहीं भेजेंगे, इसे बहुत अच्छे प्रेशर यानी कि फोर्स के साथ में हवा को भेजेंगे, जिससे कि जो आग है वो इंटरप्ट हो जाए। ये जरूरी है। 400 kV, रजिस्टेंस स्विचिंग, करंट चॉपिंग, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसे रिपीटेड ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। चाहो तो ये पॉइंट भी आप जोड़ सकते हैं। शोर बहुत ज्यादा होता है, नॉइजी ऑपरेशन होता है इसमें। ये इसलिए लिख लें क्योंकि अब SF6 से SF6 में होता नहीं, तो याद रखने में दोनों को थोड़ा आसान रहेगा। फोटो नहीं लोगे तुम लोग? अरे लो भाई, इससे भी पीछे करे क्या? और एक काम कर लो, यहां से कर लो, यहीं से शुरू करो। अरे नहीं, मेरा प्रयास ये है कि अब देखो ना, ये इस तरह की चीजें मैंने मतलब पावर सिस्टम में मशीन में बहुत सारी ली है, जोड़ी है प्रैक्टिकली। जो अगर इसी चीज को हम नॉर्मली भी पढ़ के आए हैं तो थोड़ा देखेंगे पिक्चर विक्चर को तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है दिमाग में। ये तो वैसे वीडियोज है, तो आप फोटो कौन सी पोजीशन का खींचोगे इसमें? ये तो टाइप्स है। देखिए नॉर्मल पूछेगा एयर ब्रेक कहाँ इस्तेमाल करेंगे, बहुत कम वोल्टेज के लिए 11 भी दिया होता है नॉर्मली। क्यों कर ही रहे हैं यार, ये तो 11-12 में क्या फर्क है यार। मतलब लो वोल्टेज के लिए डिजाइन है ये। 765 kV के हिसाब से 11 तो हमारे कुछ है ही नहीं है। हाँ तो अब SF6 भी करते हैं, एयर ब्लास्ट को भी करंट। अगर ये नहीं है फिर ये ऑप्शन है, मतलब SF6 नहीं है तो फिर ये है। SF6 हो तो फिर तो किसी और के बारे में सोचो ही मत। चलो जी, ये नहीं करना आपको। ये रेडियल ब्लास्ट होता है, एक अपना सीधी हवा को पास करवाते हैं, जैसे इधर से आया इधर है। एक रेडियल का मतलब होता है जैसे एयर एंटर करेंगे तो ये ऐसे अपना फैल जाती है, ये करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा इसे भी खींचोगे लो। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जी, ये बहुत खास है, इसमें कुछ चीजें लिखनी भी है, पहले कर तो लो इसको पूरा। तुम तो एकदम आक्रमण कर देते हो यार, पहले कुछ समझा दो लिखा दो इसमें। अगर यही करना होता तो यही तो मैं ना दे देता। देखो जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ये भी सिंपल होता है।
देखो ये दो कांटेक्ट दिखाए गए हैं, एक फिक्स और एक मूवेबल है। जब नॉर्मल स्थिति में तो बंद है, वो भी दिखाएगा। देखो ये पोजीशन है। अभी पहले थोड़ा, फिर अपना ये, तो अब वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम अगर क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट अगर हो गया, कांटेक्ट जहां पर है, तो फिर आग इंटरप्ट हो जाएगी, अपने आप से बंद हो जाएगी। लेकिन इसमें चैलेंज यही है कि बहुत हाई रेटिंग के लिए नहीं हम लोग कर सकते, कम रेटिंग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हाई रेटिंग के लिए हमें इसका जो ओवरऑल साइज है वो काफी बढ़ाना पड़ेगा। है हाई के लिए करेंगे तो लीकेज क्या, बड़े साइज में बनाना पड़ेगा। बड़े साइज में बनाने का मतलब है चाहे लीकेज से सुरक्षा हो या बाकी फैक्टर वो है, तो बहुत बड़ा साइज बनाना पड़ेगा आपको हाई रेटिंग के लिए। तो ये देखेंगे कि है वो ग्रेटेस्ट इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा इंसुलेटिंग जो स्ट्रेंथ है वो वैक्यूम की होती है। वैक्यूम, मैं बार बार बोल रहा हूं, वैक्यूम एक ऐसा शब्द है, मतलब जो आग को कभी होने ही नहीं देगा। जो है नीरज ने कहा था कि मैं तो वैक्यूम में भी आग लगा दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, है? तो वैक्यूम शब्द का ही मीनिंग होता है कि चाहे आप कितने भी अन्य मटेरियल को इस्तेमाल कर ले आग को बुझाने के लिए, लेकिन वैक्यूम सबसे बेस्ट वन है। तो हमने लिख दिया जी, सबसे ज्यादा इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ इसी की है। देखो इसमें प्रेशर कितना रहता है, वैक्यूम में 10⁻³ सॉरी 7 से 10⁻⁵। एक चीज और लिखाऊंगा, देखो आपको जो वैक्यूम होता है ना, जो हम लोग वैक्यूम अपना ये मेंशन करके चल रहे हैं, ये याद रखिए निर्वात की, ये प्रेशर ही है यहां, लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे भी कम अगर हम प्रेशर करते हैं तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इसकी जो यूनिट होती है, यही तो कमाल की चीज है, वैक्यूम में यूनिट होती है जो ओरिजिनल है, वो होती है माइक्रोन। ये तो दबाव हमने लिख दिया ना, प्रेशर लिख दिया इतना टॉर में, प्रेशर की तो यूनिट है टॉर भी, प्रेशर की यूनिट है ये। तो अब देखो वैक्यूम हम लोग ये मेंशन करते हैं कि 10⁻³ से कम जब भी प्रेशर चला जाएगा, 10⁻³ से कम, तभी वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब देखो जी, वैक्यूम क्रिएट करवाने के लिए तुम्हें करना क्या है, इट इज यूज्ड अप टू 11 kV। हमने कहा कि कम के लिए करेंगे, ज्यादा के लिए करेंगे। कॉम्पैक्ट अच्छा है, भरोसे के लायक है, लॉन्गर लाइफ है, लंबी लाइफ है, और आग लगने का कोई खतरा ही नहीं, क्योंकि वैक्यूम है। आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा एयर ब्लास्ट में है, तो कोई आग लगने का खतरा नहीं है। बढ़िया चीज यह है कि कोई भी जहरीली गैस उत्पन्न होने का मतलब नहीं, वैक्यूम सबका हिसाब बराबर रखता है, निर्वात में सबका हिसाब बराबर। क्या कह रहा है कि कोई भी ऑपरेशन के दौरान में कोई भी गैस उत्पन्न होती ही नहीं है। देखो मोस्टली यूज्ड इन लोकोमोटिव, रेलवे इंजन, रिमोट और रूरल, गांव देहात में, और ये गांव देहात वाला है सबसे ज्यादा खास इसमें। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहां इस्तेमाल किया जाता है, रूरल एरिया में सबसे ज्यादा फेवरेट और बेस्ट यही है बेटा। फिर आपसे मान लिया, बस एक मिनट रुको, एग्जामिनर ये कह ले कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए कौन सा माध्यम लिया गया है, तो नाम से पकड़ लो जी, वैक्यूम है। ठीक है जी, कोई भी गैस की उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है जी, किसी भी तरह का आग लगने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन कंडीशन वही है कि भाई देखो लो वोल्टेज के लिए आप इस्तेमाल करोगे, 11 kV तक ही आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसे अपना ये कहें कि गांव देहात, रूरल एरिया, रिमोट एरिया, दूर दराज एरिया, ऐसी जगह अपना इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मल स्थिति में अपना ये रहा बंद है, अपना रेलवे इंजन दोस्त नहीं ऐसा करते हैं, देखो ना हम लोग जो ये लिखते हैं ना, जैसे mm होता है ना 1 -3, तो mm
कंसिडर एज 1 माइक्रोन, मतलब 10⁻³ को हम लोग माइक्रोन मेंशन करते हैं। जैसे हम लोग लिख नहीं देते, ये 10⁻³ को हम लोग माइक्रोन मेंशन किया करते हैं, ये होता है। तो वैक्यूम में जो यूनिट ली जाती है दबाव की, जैसे इसने टॉर लिख दिया तो माइक्रोन में कंसिडर की जाती है। तो कई बार माइक्रोन शब्द भी पूछ लेता है, मान लिया कहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं 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 नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात है। तुम जो बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर लगाने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, हम नेचर एटमॉस्फेयर की प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 10⁻³ से जब भी कम जाएगा तो उसे कंसिडर किया जाता है माइक्रोन, और उसे कहा जाता है वैक्यूम। ले लो भाई, हम कब मना कर रहे हैं, तुम तो लोगे ही फोटो, लेकिन कौन सी पोजीशन के लोगे? या बंद है, अब खुल गया? अब ये पूरा बना रखा हमने, ये पूरा चैम्बर है, ये वैक्यूम वाला, ये पूरा बना रखा हमने, दिखा रखा जो। उतना कॉस्टली नहीं है दोस्त, इसलिए शब्द ने इस्तेमाल किया, उतना कॉस्टली नहीं है। SF6 सबसे ज्यादा महंगा है, सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आ जाओ जी बेचारे में, इसमें आ जाओ। अब इसे तो तुम क्या ही पढ़ोगे बेचारे को, है इसकी तो कदर ही कम कम होगी बेचारे की, है इसे तो पूछना ही बंद कर दिया। इसमें जो ऑयल है ना भाई, क्वेंचिंग मीडिया, जिसे हम लोग जिस सब, क्वेंचिंग मीडिया एक शब्द है अंग्रेजी में जिसका मतलब होता है आग बुझाने के लिए कुछ माध्यम। तो इसमें है भैया तेल, ऑयल, और इसमें कौन सा ऑयल है? नहीं नहीं, इसी मिनरल ऑयल को और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मैराथन, पैराफिन, नेथपा, यही तो था, सिंथेटिक, मिनरल, ये सारे हमने ट्रांसफॉर्मर ऑयल। तो वही ऑयल भाई। अब इसकी प्रॉपर्टी हम क्यों लिखे ऑयल की? क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मर में तो लिखते हैं। चलो भाई राकेश बाबू, अब तुम बताओ जरा, आज का माहौल तुम बनाओगे, ट्रांसफॉर्मर ऑयल की प्रॉपर्टी क्या क्या है? हमने इसलिए आने लिखे, कूलिंग भी करता है, बहुत बढ़िया, इंसुलेटिंग भी करता है। फिर अरे प्रॉपर्टी बताओ, प्रॉपर्टी क्या क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ये तो हम बात कर रहे हैं। फ्लैश पॉइंट बताया नहीं था, 140 तो कम से कम, और 160 बताया नहीं था। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है सोनू? फ्रीजिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मर के तेल का, बैठो तुम, मजा नहीं आ रहा यार, पढ़ नहीं रहे, बैठो। 10 से 15। इसे दो प्रकार से बनाते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर और बल्क ऑयल। मिनिमम ऑयल में बल्क के कंपैरिजन में 1/10 तेल को इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसमें 100 है तो इसमें 10 इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम लोग अपना नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसे अपना इस्तेमाल करते हैं, और 132 kV तक इस्तेमाल किया करते हैं। सिर्फ इतना लिखिए, ज्यादा कुछ कलाकारी करने की जरूरत नहीं। हो गया? हाँ, ये देखो कमाल की चीज। फुल फॉर्म लिखेंगे SF6 की, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसकी तो आज की डेट में जितनी तारीफ करो उतनी कम है जी। चाहो तो ला के अपने घर में सजा के रख लो सामने ही। पूरे पावर सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है आज। देखो है वहां, यहां भी दो ही काम, फिक्स्ड कांटेक्ट, मूवेबल कांटेक्ट। लेकिन जब आग लगती है
तो जैसे ही अपना ये दिखा दिया ना, तो ये SF6 के जो वाल्व है ये ओपन होके फ्लो कर जाती है जी। अब SF6 की कूलिंग प्रॉपर्टी है शानदार। तो अब देखिए जी क्या क्या हिसाब किताब है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी, कुल मिला के 765 लिख लो या सबसे ज्यादा वोल्टेज लिख लो, हाईएस्ट। वेरी शॉर्ट आर्किंग टाइम, बहुत जल्दी से आग को बुझा देता है। अच्छा जी, आवाज नहीं करता भाई, नॉइजलेस, फायरलेस, आग नहीं लगती भैया इसमें ज्यादा, बहुत जल्दी से खत्म आग। क्या कहा? नॉइजलेस। सबसे ज्यादा आवाज शोर शराबा कहां रे? फायरलेस ऑपरेशन। देखो SF6 जो होती है 2 to 3 भी लिखा है कई जगह पर, 3 to 5 टाइम्स बेटर देन या हैवियर देन हवा। हवा से इतनी अच्छी मानी जाती है कहीं पर है जी। हाँ हाँ 3 टाइम्स होता है, वो हमने बोल ही दिया सेंटेंस में। तो हवा से उतनी अच्छी है ये। हवा की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी हवा की, उससे 3 गुना ज्यादा, उतनी शानदार ये प्रॉपर्टी दे रही है। हाँ लेकिन पैसा तो चुकाना पड़ेगा, कॉस्टली। और भी चीजें जोड़ सकते हैं, मेंटेनेंस की बहुत कम जरूरत होती है, मेंटेनेंस बहुत कम होता है, लॉन्ग लाइफ। चलो जब खींच लो इसका फोटो, ये मानकर चलो एक सवाल आपके एग्जाम में रखा हुआ है SF6 से, फुल फॉर्म हो गई, हवा से इतनी बढ़िया हो गई, ज्यादा वोल्टेज के लिए हो गया, कोई शोर शराबा नहीं है, आग को तुरंत हटा देता है, हवा से लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़िया है, लेकिन महंगा है, ये ड्रॉबैक है इसका। और भैया मेंटेनेंस कम होता है और लंबे समय तक काम करता है? हाँ अरे इतने की क्या जरूरत है, वो एक प्रेशर डिफाइन होता है कि इससे कम ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, इससे ज्यादा ही नॉर्मल ये अपना SF6 अपना गैसियस फॉर्म में रहेगा। खींच लिया फोटो? अरे वाह, चलो जी धन्यवाद। अरे ये रहा ना, लो ये क्या बात कर दे, एक चित्र को देखो, देखो नॉर्मल है, वाल्व ये क्लोज्ड होती है, जैसे ही ये कोई फॉल्ट अकर होगा तो ये हो गया दूर, वाल्व ओपन होके ये SF6 बह जाएगी, यहाँ कांटेक्ट से होगी पास, आग से पास होगी, आग को कर देगी टाटा बाय बाय, बस। नहीं नहीं, ये तो बंद चैम्बर है इसमें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, एक ये इसमें एक ड्रॉबैक है, बस 2 मिनट रुक जाओ। इसमें ड्रॉबैक है कि आपको कुछ एक पर्टिकुलर समय के बाद में रिफिल करना पड़ता है इसको, कुछ ऑपरेशंस के बाद में। अबे क्या, अच्छा अभी नेक्स्ट में हम लोग फ्यूज को करेंगे ऐसे ही, और लाइटनिंग अरेस्टर को करेंगे, ठीक है? हाँ नहीं अभी तो 100 और है आज शाम का है, तो तुम हमें हल्के में ले रहे थे ऐसे। चले बेटा धन्यवाद।